हेलो लर्नर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म इनकरेज एडू। आज की इस वीडियो में हम अगस्त 2023 को होने वाले सीटेट के उर्दू ज़बान के पर्चे को हल करेंगे। ज़बान 1 और ज़बान 2 दोनों को हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। दोनों के सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। इनकरेज एडू पे प्लेलिस्ट डली हुई है PYQs के सॉल्यूशन की। अगर आपने उर्दू के PYQs के सॉल्यूशन नहीं देखे अभी तक तो जाकर देखें। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन कर दूंगी। बगैर ताख़ीर किए हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 91 से 120 तक वो तलबा हल करेंगे जिन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है, और जिन्होंने ज़बान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना है वो 121 से 150 तक के सवालात को हल करेंगे। ज़बान 1 उर्दू है। सवाल नंबर 91 है, मिसाल से ममासलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। नीचे एक मिसाल दी गई है, उस मिलती जुलती जो स्ट्रेटजी है उसको चूज़ करना है। मैं इस ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो दुरुस्त है। मिसाल दी गई है कि मैं उस ज़बान के इस्तेमाल पर ज़्यादा फोकस करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन होता है कि वो सही है। तो ये क्या है? तकलीद ज़बान है, या ज़बानी याद कर लेना, जहन नशी कर लेना है, या दोहराना है, या अज़ खुद निगरानी है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, अज़ खुद निगरानी। इसमें मिसाल में एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को बताया नहीं गया लेकिन हम मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है। वो कह रहा है कि मैं उस ज़बान पर या उस ज़बान के इस्तेमाल पर ज़्यादा फोकस करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन है कि वो दुरुस्त है। तो इसमें तलबा जो है या इसमें तालिब इल्म जो है वो अज़ खुद निगरानी कर रहा है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 92 है, दूसरी जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है। सर, कंधे, टुखने और अंगूठे गाना गाते हुए वो उन जिस्मानी आज़ा को भी छूता है। गाने में सर, कंधा, टुखना और अंगूठे का इस्तेमाल किया गया। वो इसी तरह जो है अपने आज़ा को भी छूता है। उस्ताद किस हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है? इस्तफ़ाइयत पसंदी, समई लिसानी, तरसीली ज़बान की तदरीस, या कुल जिस्मानी रद्द अमल? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, कुल जिस्मानी रद्द अमल। बच्चा एक गाना गा रहा है और गाने में सर, कंधा, टुखना और अंगूठे की बात की गई है और वो उस हिसाब से उस आज़ा को छू छू कर गाता है। उस्ताद जो है कुल जिस्मानी रद्द अमल स्ट्रेटजी से बच्चों को पढ़ा रहा है। सवाल नंबर 93 है, तलबा साबका इकाई से मुताल्लिक लफ्ज़ियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। साबका इकाई है जो वो पढ़ चुके हैं पिछली यूनिट, उससे मुताल्लिक 5 सवालों के जवाब ग्रुप में बच्चे तैयार कर रहे हैं। फिर वो दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते हैं। सवालात जब वो तैयार कर लेते हैं तो एक दूसरे ग्रुप के साथ जो है सवालात का तबादला करते हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये किसकी मिसाल है? हम जोलियों का अंदाज़ा कद्र, अज़ खुद अंदाज़ा कद्र, फीडबैक, या पढ़ने का अंदाज़ा कद्र? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हुआ। ये एक दूसरे का पीयर इवेलुएशन कर रहे हैं, मतलब पीयर में आपस ग्रुप में ही कर रहे हैं। ये इसमें टीचर का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये हमजोलियों का अंदाज़ा कद्र कर रहे हैं। हमजोली एक दूसरे का इवेलुएशन कर रहे हैं, एक दूसरे की जांच कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 94 है, जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे उस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में कयास कर सके। आमोज़गारों के तबसरों की मदद से इनकी तरजीहात मालूम कीजिए। कोई लर्नर है वो कह रहा है कि जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे का कोई कार्ड देता है, फ्लैश कार्ड, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब वो कार्ड देते हैं उस पर जो लफ्ज़ लिखा होता है या मुहावरा, उस लफ्ज़ या मुहावरे के मुताबिक वो एक्टिंग करके बाकी तलबा को दिखाता है और बाकी तलबा जो है उस लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में कयास करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। तो आमोज़गारों के तबसरों की मदद से उनकी तरजीहात क्या है? जब मैं हिरकी तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ, या जब मैं देखता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ, जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ, या जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरों को जहन नशी कर लेता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, जब मैं हिरकी तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद करता हूँ। इसमें हिरकी तौर पर बच्चा शामिल है, वो इस तरह से अदाकारी कर रहा है तो उसकी हिस्से जो है काम कर रही हैं, इससे बच्चे को ज़बान सही तौर पर याद रहती है।
ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 95 है, दावा है स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। ये सही है। दलील बा है लसानी और सकाफ़ती तनों के बास वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। दर्ज झेल मुताबादिल में से मौजूद तरीन का इंतखाब कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। सवाल नंबर 96 है, 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, यहाँ तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। 5वीं जमात का एक स्टूडेंट है माजिद, अपने उस्ताद, दोस्त और जो 2 साल के बच्चे हैं उनसे भी अलग अंदाज में बात करता है। ज़बान की इस खुसूसियत को क्या कहते हैं? बोलने का अमल, फितरत पसंद, मैनियात या रोज़मर्रा या मुरव्वज ज़बान। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, रोज़मर्रा मुरव्वज ज़बान। सवाल नंबर 97 है, एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना। वो तज़ब्ज़ुब में पड़ जाती है, परेशान हो जाती है कि क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं। उसका ये मानना किससे मुताबिकत रखता है? एक माँ देखती है कि उसका बच्चा कभी कभी ऐसी बात कर जाता है जो उसने किसी बड़े को या अपने भाई बहन को करते हुए कभी नहीं सुना। तो वो परेशान हो जाती है कि उसने सुना है कि बच्चे जो है अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं, लेकिन ये तो कुछ और ही बात करता है। तो उसका मानना किससे मुताबिकत रखता है उसकी माँ का? कसीर लसानियत, मकामियत पसंदी, किरदारियत पसंदी या तामीरियत पसंदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, किरदारियत पसंदी। 98वां सवाल है, बच्चे में आगे चलकर अकादमिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली रस्मी ख़वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फ़रोग़ पाने वाली महारतों को कहते हैं। बच्चा जब अपनी रस्मी तालीम शुरू करेगा तो उससे पहले जो उसकी पढ़ाई होगी उसमें फ़रोग़ पाने वाली महारतों को क्या कहेंगे? नई ख़वानदगी, नया हल, नई दरसियात या नए अनासिर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, नई ख़वानदगी। बच्चे की रस्मी तालीम नहीं शुरू हुई है, लेकिन रस्मी तालीम शुरू होने से पहले जो उसमें कुछ ज़बान की स्किल आएगी तो उसको क्या कहेंगे? उसको नई ख़वानदगी कहेंगे। सवाल नंबर 99 है, दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह वो बच्चों को नई किताबों और ख़यालात से मुतारिफ़ कराती हैं और बच्चे भी इस पूरे अमल में मुस्तैदी से शामिल रहते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? बुलंद ख़वानी, मिसाली क़िराअत, मुश्तरका क़िराअत या मुकालमाती क़िराअत। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, मुकालमाती क़िराअत। 100वां सवाल है, क़िराअत की तदरीस का वो तरीका जो हुरूफ और सूतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है। क़िराअत को पढ़ाने का वो तरीका जो हुरूफ और सूतियों जैसे बुनियादी फैक्टर से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मजमूई क़िराअत शुरू करने से पहले सूतियों को जोड़कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं। पूरा एक सेंटेंस पढ़ने से पहले जो छोटे छोटे हुरूफ वर्ड्स हैं उनको जोड़कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो साख्तियाती तरीका, ऊपर से नीचे का तरीका, नीचे से ऊपर का तरीका या मजमूई ज़बान का तरीका। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, नीचे से ऊपर का तरीका। बच्चे जो है पहले छोटी छोटी आवाज़ों को मिलाते हैं, हरूफ तहजी को मिलाते हैं और हरूफ तहजी को मिलाकर एक अल्फाज बनता है, तो इसको हम कहेंगे नीचे से ऊपर का तरीका। छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर बड़ी चीज़ बना रहा है। सवाल नंबर 101 है, दावा अलिफ सूती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है। दलील बा है, जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे की बजाय अपने ईजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं तो ये दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन नहीं लगाता है। कदगन मतलब रोक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। दावा जो है वो गलत है लेकिन बा दलील जो है वो सही है। सवाल नंबर 102 है, नई ज़बान की आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बास बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। नई ज़बान को जब वो सीखते हैं तो उस वक्त तलफ़्फ़ुज़ के जो उसूल होते हैं, अलग अलग उसूल, कौन से लफ्ज़ को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, उसके क्या तलफ़्फ़ुज़ होंगे, अलग अलग होते हैं। तो इसकी वजह से तलबा में अक्सर खुद एतमादी की कमी आ जाती है। इस कमी पर काबू पाने का एक तरीका ये है कि जहाँ गलतियाँ सरज़द हों उनकी इस्लाह करें, तलबा क्लास में बुलंदख़वानी करें,
क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियाँ अंजाम दे जिनमें ज़बानी तामुल शामिल हो, या काउंसलर की मदद से बोलने का खुसूसी तिब्बी इलाज करें और बोलने की मशक करें। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है क्लास में ऐसे खेल की शक्ल में सरगर्मियाँ अंजाम दे जिनमें ज़बानी तामुल शामिल हो। सवाल नंबर 103 है, तीसरी जमात का उस्ताद आमुज़गारों को नए अल्फाज देता है। दर्ज झेल में से कौन सा तरीका नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मौसर है? उस्ताद अल्फाज के मानी तख्ता स्याह पर लिख दे और तलबा से उन्हें ज़बानी याद करने के लिए कहे। उस्ताद को अल्फाज के साथ उनके मुतज़ाद भी बताना चाहिए, मुतज़ाद मतलब अपोजिट, और उनकी ज़बानी में मानी भी बताना चाहिए। उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारुफ करवाना चाहिए, या उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत उन सयाक में करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत करना। उस्ताद कोई नया वर्ड बच्चे को सिखा रहा है, नया वर्ड कैसे सिखाए, सबसे अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका कौन सा होगा? तो उस्ताद जो लफ्ज़ सिखा रहा है उसके मानी की वजाहत करे, इस तरह बच्चे ठीक से उस लफ्ज़ को याद कर पाएंगे। सवाल नंबर 104 है, ज़बान की आमोज़िश खाली जगह होती है, महारत, इक्तसाब, अमल या माहसल? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है महारत। ज़बान की आमोज़िश महारत होती है, ज़बान की आमोज़िश जो है स्किल होती है। सवाल नंबर 105 है, पढ़ने के तरीके, अलिफ बा जीम दाल हा ये सब पढ़ने के तरीके हैं। पेशगोई, इस्तिंबाती अंदाज, सयाक से मानी अखज़ करना, गैर मुताला, मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदेही, ये सब पढ़ने के तरीके हैं। कारी क्या करता है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है अलिफ 5। अलिफ जो है पेशगोई, पेशगोई में क्या होता है? मतन के मानी और मफ़हूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है। मतन में क्या लिखा हुआ, उसके क्या मानी मफ़हूम है, उसको समझने के लिए जो मतन का उन्वान है और जो उसमें तस्वीर दी गई है उसकी मदद लेता है, तो इसे हम कहेंगे पेशगोई। कारी उसमें ऐसा करता है और उस पढ़ने के तरीके को हम पेशगोई कहेंगे। और बा है इस्तिंबाती अंदाज। इस्तिंबाती अंदाज में होता है कि लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ़ के एहसासात का तयन करता है, उसमें क्या लिखा हुआ है, मुसन्निफ़ के क्या एहसासात हैं, उसका अंदाज़ा लगाता है, उसको कहते हैं इस्तिंबाती अंदाज। और सयाक से मानी अखज़ करना, इसमें कारी करता है कि मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करता है। मतन में कुछ ऐसा वर्ड है या कोई ऐसा अल्फाज है जिसे वो नहीं समझ पाता, तो मतन के बाकी हिस्से से उसका अंदाज़ा लगाता है, उसको समझने की कोशिश करता है। गैर मुताला में कारी किसी मतन में ज़बान के बरतने के तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज़ करता है, और मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदही में कारी उन्वानात और तारफ़ी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब व तंजीम के तरीक़ों को जानने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है सवाल नंबर 105 का। सवाल नंबर 106 से 114 इबारत है और इबारत को पढ़कर हम जवाब देंगे। पौधे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, ये मुख्तलिफ़ माहौल में पाए जाते हैं, हत्ता कि रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे रेशेदार और फूले होते हैं क्योंकि ये अपने जिस्म में ग़ज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं जो उन्हें लंबे अरसे तक ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। ख़राब मौसम में जब ग़ज़ा और पानी की किल्लत होती है तो ये ज़ख़ीरा उनके काम आता है। एक आम पौधा अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है और पानी की ज़ायद मिक़दार उसके पत्तों और फ़िज़ा में ख़ारिज होती रहती है, इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में छोटे बल्कि एक कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इनका रंग भी स्याही मायल हो जाता है। उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। हमने इबारत का मुताला कर लिया, अब इबारत से सवालात हैं। सवाल नंबर 106 है, रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं? नोकदार और कांटे वाले होते हैं, मोटे रेशेदार और फूले हुए होते हैं, नोकीले खुरदुरे और पतले होते हैं, या खारदार और बदनुमा होते हैं। खारदार मतलब कांटे वाले, खार मतलब कांटा, खारदार मतलब कांटे वाले।
तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। मोटे, रेशेदार और फूले हुए होते हैं। सवाल नंबर 107 है, रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा ज़ख़ीरा रखते हैं? ये अपने जिस्म में रेशेदार चीज़ों को महफूज रखते हैं, ये अपने जिस्म में कांटेदार झाड़ियों को महफूज रखते हैं, ये अपने जिस्म में कांटे और कीड़े मकोड़ों को महफूज रखते हैं, या ये अपने जिस्म में ग़ज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये अपने जिस्म में ग़ज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। सवाल नंबर 108 है, ये ज़ख़ीरा कब उनके काम आता है? रेगिस्तानी तूफ़ान के बाद काम आता है, गर्मी के मौसम में जब ये सूखने लगते हैं, ख़राब मौसम में जब ग़ज़ा और पानी की किल्लत होती है, गर्म हवा जब चलती है तब काम आता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ख़राब मौसम में जब ग़ज़ा और पानी की किल्लत होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 109, रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं, जसामत मतलब उनका फिगर कैसा होता है, फैले हुए होते हैं, छोटे होते हैं, लंबे होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, छोटे होते हैं। सवाल नंबर 110 है, रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा हो जाता है? स्याही माइल हो जाता है, सुर्खी माइल हो जाता है, मटमैला हो जाता है, या कथई रंग का हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। रेगिस्तानी पौधे का रंग स्याही माइल हो जाता है, मतलब काला हो जाता है। सवाल नंबर 111 है, दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है? पौधे में सूरज की रोशनी और हवा की ज़्यादती की वजह से, पौधे में पानी की ज़ायद मिकदार उसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होते रहने की वजह से, पौधे में ज़्यादा पानी देने की वजह से, या पौधे में खाद और पानी देने की वजह से? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। पौधे में पानी की ज़ायद मिकदार और उसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होते रहने की वजह से। सवाल नंबर 112 है, रेगिस्तान के पौधे का कांटों की शक्ल में होने की वजह से उन्हें क्या फ़ायदा होता है? जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं, कोई भी उनको छेड़ता नहीं है, वो तूफ़ान से महफूज रहते हैं, वो गर्म हवाओं से महफूज रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। गुरेज मतलब करते हैं, परहेज़ करते हैं या रुके रहते हैं। सवाल नंबर 113 है, एहसास की जमा है हसीयतों, एहसासात, हसियातों या हसियातें? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, एहसासात। सवाल नंबर 114 है, फ़ायदा का मुतज़ाद है मुज़िर, फैज़ान, नुकसान, फैज़याब? फ़ायदा का उल्टा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। फ़ायदा का उल्टा होता है नुकसान। अब यहाँ सवाल नंबर 115 से 120 तक शेरी हिस्सा है। शेरी हिस्से को पढ़कर हम जवाब देंगे। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहा और भी हैं, कनाअत न कर अलमे रंगबू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मकामाते आहो फ़ग़ां और भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़वानो मका और भी हैं। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। हमने शेरी हिस्से का मुताला कर लिया है। और अब सवाल नंबर 115 जो शेरी हिस्से से सवालात हैं। शायर ने दूसरे मिसरे में किसके इम्तिहान की बात कही है? ज़ब्त के इम्तिहान की, इश्क के इम्तिहान की, सब्र के इम्तिहान की, या ज़िंदगी के इम्तिहान की? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, इश्क के इम्तिहान की। सवाल नंबर 116 है, शायर ने किस पर कनाअत न करने की बात कही है? आलमे रंगबू पर, आलमे रंजो गम पर, आलमे मुसरतो इम्बसात पर, या आलमे निशातो अलम पर? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, आलमे रंगबू पर। सवाल नंबर 117 है, शायर ने शाही के काम को कहा है? दूसरे परिंदों से लड़ना, तन्हाई में बैठना, परवाज़ करना, पहाड़ों में रहना? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, परवाज़ करना। सवाल नंबर 118 है,
शायर किस में उलझकर न रहने की बात कर रहा है? सुबह शाम में, रोज़ो शब में, रंजो गम में या दुख दर्द में? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, रोज़ो शब में। अगला सवाल है सवाल नंबर 119। अगर खो गया एक खाली जगह तो क्या गम? जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। इन ऑप्शंस में एक ऑप्शन उठाना है और उसमें भरना है। अगर खो गया एक दुश्मन तो क्या गम? चिलमन, नशेमन या खुरमन? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम? अगला सवाल है सवाल नंबर 120। गम का मुतज़ाद है दुख, खुशी, मायूसी, उदासी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। गम का उल्टा होता है खुशी। हमने उर्दू ज़बान 1 के सवालनामे को हल किया है और अब ज़बान 2 उर्दू के सवालात को हल करते हैं। सवाल नंबर 121 से 127 इबारत से सवालात किए गए हैं। पहले हम इबारत का मुताला कर लेते हैं। सतह ज़मीं जिस पर हम सब इंसान रहते हैं उसके ऊपर फ़िज़ाई कुर्रे का मौसम काफ़ी हद तक ज़मीं पर वाक़े मौसम का ज़िम्मेदार होता है। हमारी फ़िज़ा में लगभग 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। गर्म और मरतूब हवा में इन चीज़ों का हिस्सा लगभग 4% तक हो जाता है। जो ज़मीन से ऊपर फ़िज़ा में जाइए, फ़िज़ाई दबाव और दर्जा हरारत हवा से कम होता जाएगा। याद रहे कि ज़मीन पर जो गर्मी मौजूद है वो सूरज की किरणों की बदौलत ज़मीन में ही जज़्ब होकर फ़िज़ा में फैलती है, ना कि सूरज की किरणों से बराह रास्त पैदा होती है। हमने इबारत का मुताला किया और सवाल नंबर 121 है, ज़मीन पर वाक़े मौसम का काफ़ी हद तक किस कुर्रे का मौसम ज़िम्मेदार होता है? जुनूबी नस्फ कुर्रे का मौसम, फ़िज़ाई कुर्रे का मौसम, समुद्री कुर्रे का मौसम या शुमाली नस्फ कुर्रे का मौसम? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, फ़िज़ाई कुर्रे का मौसम। और सवाल नंबर 122 है, हमारी फ़िज़ा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग कितनी पाई जाती है? 4% नाइट्रोजन और 30% ऑक्सीजन, 40% नाइट्रोजन और 30% ऑक्सीजन, 10% नाइट्रोजन और 5% ऑक्सीजन, 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन हमारी फ़िज़ा में पाई जाती है। सवाल नंबर 123 है, कौन सी हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 4% तक रह जाता है? खुश्क और सर्द हवा में, गर्म और मरतूब हवा में, सर्द और खुश्क हवा में, मोतदिल और गर्म हवा में? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, गर्म और मरतूब हवा में। सवाल नंबर 124 है, ज़मीन से ऊपर फ़िज़ा में जाने से क्या होता है? दर्जा हरारत ज़्यादा तेज़ होता जाएगा, हवाई दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, हवा से ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा या फ़िज़ाई दबाव और दर्जा हरारत हवा से कम होता जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, फ़िज़ाई दबाव और दर्जा हरारत हवा से कम होता जाएगा। सवाल नंबर 125 है, ज़मीन की गर्मी किसकी बदौलत ज़मीन में जज़्ब होकर फ़िज़ा में फैलती है? सूरज के मदार पर घूमने की बदौलत, सूरज की किरणों की बदौलत, धूप की बदौलत, गर्मी ना होने की बदौलत? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, सूरज की किरणों की बदौलत। सवाल नंबर 126 है, फ़िज़ा की जमा है फ़िज़ायातीन, फ़िज़ायात, फ़िज़ाओं, फ़िज़ायातों? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, फ़िज़ाओं। सवाल नंबर 127 है, बराह रास्त का मुतज़ाद है। बराह रास्त मतलब डायरेक्ट। अब डायरेक्ट का उल्टा क्या होता है? इनडायरेक्ट। तो सीधे तौर पर बराह रास्त, डायरेक्ट सीधे तौर पर जो बराह रास्त ही होगा, बिलवास्ता या रास्त तौर पर या सिलसिले के तौर पर? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, बिलवास्ता मतलब डायरेक्ट। अब सवाल नंबर 128 से 135 जो है इबारत से पूछे गए हैं, तो हम फिर इबारत का मुताला करते हैं। ये ज़बान 2 है।
मगरमच्छ और इंसान की बहुत सी आदतें, बहुत सी खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। उसके सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है। हिंदुस्तान में मीठे पानी का मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है। रेंगने वाले इस जानवर की खाल खुरदुरी होती है। इसकी लंबाई 4 मीटर बल्कि उससे भी ज़्यादा हो सकती है। बाज़ मगरमच्छों का वज़न तो 300 किलोग्राम तक होता है। छोटे मगरमच्छ छलांग लगाने में माहिर होते हैं। मछली उनकी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। इसके अलावा ये छोटे केकड़े और मेढक भी खाते हैं। जब वो मज़ीद बड़ा हो जाता है तो जंगली सूअर और हिरन तक पकड़ लेता है। हमने इबारत का मुताला किया और सवाल नंबर 128 जो है इबारत से ही पूछा गया सवाल है। मगरमच्छ में क्या सलाहियत बहुत तेज़ होती है? कीड़े मकोड़े मारकर खाने की सलाहियत, सूंघने और सुनने की सलाहियत, छूने और देखने की सलाहियत या ख़तरे और दुश्मन से बचने की सलाहियत। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है सूंघने और सुनने की सलाहियत। सवाल नंबर 129 है, मगरमच्छ कैसा जानवर है? रेगिस्तान में रहने वाला, उड़ने वाला, रेंगने वाला या जंगलों में रहने वाला? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है रेंगने वाला। सवाल नंबर 130 है, छोटे मगरमच्छ किस काम में माहिर होते हैं? छलांग लगाने में, शिकार को पकड़ने में, तैरने में माहिर या दौड़ लगाने में? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है छलांग लगाने में। सवाल नंबर 131 है, मगरमच्छ की खुराक का अहम हिस्सा क्या है? कीड़े मकोड़े, मछली, मेंढक, पेड़ पौधे? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है मछली। सवाल नंबर 132 है, बड़ा होने पर मगरमच्छ कौन से जानवरों को पकड़ लेता है? जंगली सूअर और हिरन को, भेड़िए और जंगली कुत्ते को, शेर और लोमड़ी को, दरियाई घोड़े और घड़ियाल को? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है जंगली सूअर और हिरन को। सवाल नंबर 133 है, हिंदुस्तान में कौन सा मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है? गंदे पानी का मगरमच्छ, मीठे पानी का मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ या गदले पानी का मगरमच्छ? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है मीठे पानी का मगरमच्छ। सवाल नंबर 134 है, खसूसियत की जमा है खासियातीन, खससों, खसूसियात या खसलतों? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है खसूसियात। सवाल नंबर 135 है, मीठा का मुतज़ाद है तीखा, खट्टा, तुर्श या फीका? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है मीठा का उल्टा होता है खट्टा। सवाल नंबर 136 है, नए आमोज़गारों के लिए सबक का मंसूबा बनाने के दौरान उस्ताद ने कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल के तरीके पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया। नए लर्नर के लिए सबक का मतलब लेसन प्लान बना रहा था टीचर, तो उसने कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल, टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स के तरीके पर तवज्जो मरकूज़ करने का फ़ैसला किया। सबक में कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल की शमूलियत के लिए उस्ताद को दर्ज झेल में से किस पर अमल करना चाहिए? उस्ताद जो है टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स को शामिल करने का फ़ैसला करता है, तो उसके लिए वो किस पर अमल करेगा? सरगर्मियों को एक तरफ रखना चाहिए और सवालात पूछना चाहिए और रद्द-ए-अमल के लिए उन्हें तरगीब देनी चाहिए, या क्लास में कुछ बदनी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए, या फिर उन सरगर्मियों को जारी रखना चाहिए जो उन्हें अपनी नशिस्तों पर बैठे रहने और जोड़ों या ग्रुप में काम करने में मुआविन हो सके, या फिर क्लास में कुछ सुनने की सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है क्लास में कुछ बदनी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए। बॉडी वाली कोई एक्टिविटी होगी तो इसलिए बच्चे जो है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कर पाएंगे उसमें। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 137 है, कवायद का कौन सा अंदाज़ नज़र इस यकीन की हौसला अफजाई करता है कि ज़बान की आमोजिश कवायद की आमोजिश है? कवायद का कौन सा अंदाज़ नज़र जो इस बात की हौसला अफजाई करता है कि ज़बान की लर्निंग जो है वो ग्रामर की लर्निंग है, ज़बान सीखना ग्रामर सीखना है? कवायद का इतलाक़, इस्तखराजी, इस्तक़राई या तरसीली? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है इस्तखराजी।
सवाल नंबर 138 है, उस्ताद 5वीं जमात के तलबा को कुछ लिखने का काम देना चाहता है। उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए? आमोज़गार के खुशखत तहरीर पर, मवाद की सेहत पर, मवाद की रवानी पर, या सेहत और रवानी दोनों पर? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है मवाद की रवानी पर, क्योंकि उस्ताद जो है 5वीं जमात के तलबा को लिखने का काम देना चाह रहा है, तो उस मवाद की रवानी पर वो तवज्जो देगा। सवाल नंबर 139 है, ऊपर से नीचे का मतलब है मजमूई मानी मालूम करना। नीचे से ऊपर का क्या मतलब होगा? मुख्तसर जवाब वाले सवाल पूछने पर तवज्जो देना, मतन और ख़यालात की तलखीस पर तवज्जो देना, या मा क़ब्ल क़राअत पर तवज्जो देना, या मतन के अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो देना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा मतन के अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो देना। अगर मतन के अल्फाज और जुमले पर तवज्जो देते हैं तो इसका मतलब होगा नीचे से ऊपर का प्रोसेस है। सवाल नंबर 140 है, दर्स इल्म में कौन ज़बान के उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी है? आमोज़गारों की तदरीस, आमोज़गारों की तरसीली ज़रूरतों को निशानज़द करना, तदरीस के लिए मुनासिब व मौजू मवाद का इंतखाब करना, या आमोज़गारों का मुख्तलिफ़ क्लास में ग्रुप बनाना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है आमोज़गारों की तरसीली ज़रूरतों को निशानज़द करना। सवाल नंबर 141 है, एक छोटा बच्चा किताब उठाता है, उसे ऊपर उठाकर सफ़हात पलटने लगता है। इसमें शामिल है हल की नई महारतें, ख़वानगी की नई महारतें, नई दरसियात, या नए अनासिर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है ख़वानगी की नई महारतें। एक बच्चा है छोटा, वो किताब के सफ़हात उलटता पुलटता है, तो उसमें ये जो है पढ़ाई की या ख़वानगी की नई स्किल है, नई महारत है। सवाल नंबर 142 है, दावा है आमोज़गार ज़बानों का इक्तसाब करते हैं क्योंकि वो जीनियाती तौर पर ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं और उसमें माहौल का कोई रोल नहीं होता। दलील बा है आमोज़गार मुर्तकिज़ क्लासरूम का माहौल ज़बान के इक्तसाब में काफ़ी मुअस्सर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अलिफ गलत है, यानी दावा जो है वो गलत है और बा दलील जो है वो सही है। सवाल नंबर 143 है, पढ़ने की तदरीस का वो तरीका जो मखसूस सयाक़ में अल्फाज के मानी समझने पर जोर देता है वो खाली जगह है। साख्तियाती तरीका, तरसीली तरीका, नीचे से ऊपर का तरीका, या कुल ज़बान का तरीका? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है कुल ज़बान का तरीका। सवाल नंबर 144 है, ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत है माँ बाद लसानी सलाहियतें, सूतियाती आगही, माहिर बोलने वाला, या नई ख़वानगी? तो माँ बाद लसानी सलाहियतें जो हैं वो ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियतें हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 145, एक माँ दूसरी जमात के उस्ताद से कहती है कि उसका लड़का बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है कि उसने उससे कब्ल किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना है। ये कैसे मुमकिन हुआ? दर्ज इल्म में से कौन इस सवाल का सबसे मौजू जवाब है? दूसरी जमात के टीचर से एक माँ कहती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है कभी कभी जो उसने कभी किसी बालिग या उसके बड़े भाई बहन को ऐसा बोलते हुए नहीं सुना। तो पूछ रही है कि ये कैसे मुमकिन हुआ? तो इस सवाल का सबसे मौजू जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है, तामीरियत पसंद नज़रिए के मुताबिक लड़के नई ज़बानें ईजाद कर सकते हैं, बच्चे सिर्फ बड़े लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं, या इंसानी दिमाग खल्की एतबार से ज़बान सीखने के लिए बना है, या लड़के इस वक्त ज़बान सीखते हैं जब हम लड़कों की ज़बान के फ़रोग़ को तक़वियत फ़राहम करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, इंसानी दिमाग खल्की एतबार से ज़बान सीखने के लिए ही बना है। सवाल नंबर 146 है, इब्तदाई ख़वानगी की तहसील में मुश्तमिल तकनीक जिसमें बालिग और बच्चे एक साथ किसी किताब को पढ़ते हैं, बालिग सवाल करते और मुकालमे की हौसला अफजाई करते हैं, इसके बाद बच्चे भी बालिग लोगों से सवाल करते हैं, ये है कहानी सुनाना, मिसाली क़िराअत, मुश्तरका क़िराअत, या मुकालमाती क़िराअत? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है मुकालमाती क़िराअत। सवाल नंबर 147 है, उस्ताद ज़बान के आमोज़गारों की सुनने की महारत को फ़रोग़ दे सकता है, जो भी वो खामोशी से सुन रहे हों उन्हें वो सुनने देना, क्लासरूम के अंदर और बाहर आमोज़गारों के साथ मुस्तकिल बातचीत करके,
या ज़बान की दूसरी महारतों के अलावा सिर्फ सुनने की महारतों पर तवज्जो मरकूज़ करके, या फिर आमोज़गारों के लिए ऐसे मौक़े फ़राहम करके जहां वो मुख्तलिफ माखज़ और लोगों को सुन सके और सुनने की सरगर्मियों में शामिल हो। जहां आमोज़गारों के लिए मौका फ़राहम करने की बात आए वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है और हमारा जो है 80% आंसर वही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। आमोज़गारों के लिए ऐसे मौक़े फ़राहम करके जहां वो मुख्तलिफ माखज़ और लोगों को सुन सके और सुनने की सरगर्मियों में शामिल हों। सवाल नंबर 148 है, दावा अलिफ इब्तदाई सतह पर ज़बान में क़तइयत सबसे ज़्यादा अहम है और दलील बा है क़वायद इब्तदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अलिफ यानी दावा जो है वो गलत है, लेकिन दलील जो है बा वो सही है। दावा गलत है और दलील सही है। सवाल नंबर 149 है, ज़बान की नौइयत, ज़बान की आमोजिश की नौइयत और दरसियाती निज़ाम में इन दोनों के इतलाक़ के बारे में नज़रियाती मौक़िफ़ और अक़ीदा है। तकनीक, निसाब, मवाद या अंदाज़े नज़र। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, अंदाज़े नज़र। सवाल नंबर 150 है, तश्कीली तय्युन कदर है, तब्दीली नहीं हो सकती, तदरीसी आमोजिशी अमल में जो कुछ हो रहा है, रवां तरक्की और बेहतरी से मुतालिक, या कोर्स के दौरान पहले से मुतय्यना या मखसूस मराहिल पर अंजाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, रवां तरक्की और बेहतरी से मुतालिक तश्कीली तय्युन कदर यानी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हमने अगस्त 2023 को होने वाले सीटेट के उर्दू के सवालनामे को हल किया है, जो ज़बान 1 और ज़बान 2 दोनों हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।